हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में बच्चे हम बात करेंगे जो टॉपिक है हमारा लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। सेट ऑफ वेक्टर्स को किस तरह से हमने शो करना है कि ये वेक्टर आपका लीनियर डिपेंडेंट है, या फिर सेट ऑफ वेक्टर्स कोई भी गिवन होगा उसको हमने शो करना है कि भाई ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, इसी की हम बात करेंगे। तो पहले अगर टॉपिक को स्टार्ट करें तो उससे पहले आपको एक डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। वेक्टर्स क्या होते हैं। आप यहाँ पर वो वेक्टर वाला नहीं आएगा, आई जे के वाले की बात नहीं करेंगे, हम मैट्रिक्स में ही हैं अभी। तो जो वेक्टर्स है, कोई भी आपका n मेंबर्स n एलिमेंट्स जो है, n एलिमेंट्स को अगर आप एक किसी ऑर्डर में अगर आप उसको फिक्स कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड, यानी कि अगर मैं बात करूं x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, ये n एलिमेंट्स हैं और इनको आपने क्या किया, किसी ऑर्डर में अगर आपने इनको फिक्स कर दिया है एक तरह से, तो दिस इज कॉल्ड n वेक्टर्स। दिस इज कॉल्ड n वेक्टर्स, ठीक है। n एलिमेंट्स है इसलिए हमने बात करी है यहाँ पर n वेक्टर्स की। अगर मैं सिर्फ सपोज मैंने एक वेक्टर लिख दिया 1 2 0 3 सपोज इस तरह से, तो दिस इज कॉल्ड 4 वेक्टर्स। दिस इज कॉल्ड 4 वेक्टर्स, यानी कि 4 एक तरह से इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। अगर हम बात करें 1 -1 3 इस वेक्टर की बात करें तो इसको हम बोलेंगे 3 वेक्टर्स। इसको हम बोलेंगे 3 वेक्टर्स। r एलिमेंट है तो r वेक्टर्स। तो एनी ऑर्डर्ड n टपल ऑफ एलिमेंट्स, एनी ऑर्डर्ड n टपल ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड n वेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरह से जैसे 4 एलिमेंट्स है तो हम उसको 4 वेक्टर्स बोलेंगे, 3 एलिमेंट्स है तो हम उसको 3 वेक्टर्स बोलेंगे। ये जो वेक्टर है आपका रो एलिमेंट भी हो सकता है, एक तरह से रो वेक्टर भी हो सकता है, या फिर इसका जो है कॉलम वेक्टर भी हो सकता है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 0 3। तो उस केस में हम इसको बोलेंगे कॉलम वेक्टर, ठीक है, कॉलम वेक्टर या फिर रो वेक्टर। अब किसी भी मैट्रिक्स का मान लो आपके पास 3/4 की कोई मैट्रिक्स है, 1 0 3 2 4 7 3/4 बोला है तो 4 आपके कॉलम होने चाहिए, 1 0, ठीक है, 1 3 0। सपोज ये आपकी मैट्रिक्स है, तो इसमें अगर हम बात करें ना तो ये भी हमारा क्या है, एक वेक्टर है। और कैसा वेक्टर है ये, 3 वेक्टर। अगर मैं इसकी इधर से बात करूं, फर्स्ट रो की अगर मैं बात करूं तो दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर। और ये कैसा वेक्टर, हमारे पास 4 वेक्टर है, ठीक है। तो इन्हीं वेक्टर्स की बच्चे हमने यहाँ पर बात करनी है कि अगर मैं बात करूँ 1 2 1 0 4 0 3 7 3 और 1 0 0, तो अगर हमने चेक करना हो कि दीज 4 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इनलीनियरली इंडिपेंडेंट, तो कैसे हमने इसको चेक करना है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि लीनियर डिपेंडेंट कब कहेंगे हम किन्हीं भी सेट ऑफ वेक्टर्स को, और लीनियरली इंडिपेंडेंट हम कब कहेंगे। वेक्टर क्लियर है आपको कि ये n वेक्टर्स होता है, इसको आप 4 वेक्टर्स, ये कॉलम वेक्टर भी हो सकता है और ये रो वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन पे कि लीनियर डिपेंडेंट किसे कहेंगे हम, किस सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। अगर हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे LD की, ठीक है। अगर हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स पड़े हैं x1 x2 अप टू सो ऑन xr, ये कैसे वेक्टर्स हैं, ये n वेक्टर्स हैं। n वेक्टर्स का क्या मतलब है, x1 के अंदर n एलिमेंट्स है, ऐसे कि x2 के अंदर n एलिमेंट्स है, और ये ऐसे कितने वेक्टर्स हैं हमारे पास, r वेक्टर्स है। तो दीज आर n वेक्टर्स इज said to be linearly dependent if there exist r scalars। r वेक्टर्स हैं तो r स्केलर्स आने चाहिए आपके पास। x k से डिनोट करते हैं स्केलर्स को, k1 k2 अप टू सो ऑन kr, नॉट ऑल जीरो। सारे जीरो नहीं होने चाहिए, कम से कम एक नॉन जीरो आपके पास होना चाहिए, नॉट ऑल जीरो, सच दैट कंडीशन क्या होनी चाहिए, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस अप टू सो ऑन kr xr इक्वल टू 0। इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, कि आप x1 को k1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, x2 को k2 से, xr को आप kr से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और इन सब को जब आप ऐड करते हैं ना तो वो सम आपका 0 आ रहा है।
लेकिन सारे के सारे जो आपके पास स्केलर्स हैं, जो कांस्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यू आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। आपको एक भी अगर कांस्टेंट नॉन जीरो मिल जाएगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसी डेफिनेशन में मैं चेंज करूं लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, सेट ऑफ वेक्टर्स x1 x2 xr n vectors is said to be linearly independent if there exist r scalars all zeros, सारे के सारे जीरो हो सच दैट उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी जीरो हो। यानी कि आपने क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो क्या करना है, आपने ये लीनियर कॉम्बिनेशन लेके चलना है। आपने फाइंड आउट करने हैं k1 k2 kr, अगर ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास जीरो आती है तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है दिस इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इनमें से एक भी आपको नॉन जीरो मिल गया ना, तो हम क्या कहेंगे कि दिस सेट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये बात क्लियर है, डेफिनेशन आपको क्लियर है। सारे कांस्टेंट जीरो और कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए कि इसको आपने इक्वल टू जीरो रख देना है। ठीक है, सीधा सीधा जो भी सेट ऑफ वेक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू जीरो रख दो, फिर उन कांस्टेंट्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है, सारे कांस्टेंट जीरो आ गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक भी कांस्टेंट नॉन जीरो मिल गया, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ध्यान रखें डेफिनेशन। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन उठा, ठीक है, हमने क्वेश्चन उठाया, कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठा लेते हैं हम यहाँ से। डिपेंडेंट स्टेटमेंट है आपकी, आर द फॉलोइंग वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट। x1 की वैल्यू है 2 -1 4, x2 की वैल्यू है 0 1 2, ठीक है, एंड x3 इज इक्वल टू 6 -1 16। कहते हैं आर द फॉलोइंग वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट, इफ सो फाइंड रिलेशन बिटवीन दैम। इफ सो अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो रिलेशन भी निकालना है उनके बीच में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, लेट k1 x1 प्लस k2 x2, क्योंकि यहाँ पर तीन वेक्टर्स हैं तो तीन कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, तीनों को रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके आप क्या कर रहे हैं, इक्वल टू जीरो। इन x1 x2 x3, अरे ये आपके एलिमेंट नहीं है, ये आपके वेक्टर्स हैं तो इनको कैप से डिनोट करेंगे आप, राइट। ये आपका x2 है, ये x1 है एंड दिस इज योर x3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ जी, k1 इंटू x1 की वैल्यू है 2 -1 4, x1 x2 x3 की वैल्यू उठ के आ जाएंगी यहाँ पर k2 0 1 2। अब आपने क्या करना है, अगर आपको पता चल जाए कि k1 k2 k3 सारे के सारे जीरो हैं तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो आपको मिल गया तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अब वो करेंगे कैसे, यहाँ ध्यान देंगे, k2 प्लस k3 x3 की वैल्यू है 6 -1 16 इक्वल टू जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब है 0, 0, 0। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके कंपेयर करेंगे इक्वल टू जीरो तो क्या बनेगा, पहली इक्वेशन आएगी आपके पास, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से k1, फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा 0 इंटू k2 प्लस फर्स्ट एलिमेंट 6 इंटू k3 इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन k1 को सेकेंड एलिमेंट से माइनस k1, सेकेंड एलिमेंट से k2, सेकेंड एलिमेंट से माइनस k3 इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट के इक्वल दैट इज 0। ठीक है जी, k1 को 4 से 4k1, थर्ड एलिमेंट 2 से 2k2, थर्ड एलिमेंट 16 से 16k3 इक्वल टू 0। ठीक है, आपने क्या करना है, k1 k2 k3 तक पहुंचना है, इनकी वैल्यूज आपको मिलनी चाहिए। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया है, और वो भी कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कि आपकी राइट साइड में क्या हो रहा है, जीरो है। ठीक है, राइट साइड में जब भी हमारे इक्वेशंस के जीरो है तो ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है होमोजीनियस। ठीक है, k1 k2 k3 की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है, और सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस सिस्टम आ गया k1 k2 k3 में। ठीक है, वहां पर xyz में होता था, यहाँ पर k1 k2 k3 में आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करते हैं, इसके पास जो हमेशा
सॉल्यूशन होते हैं होमोजीनियस के पास, या तो इसका जीरो सॉल्यूशन है। जीरो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, K1 K2 K3 सब की वैल्यूज क्या होंगी, जीरो होंगी, या तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, है ना। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा तो यानी कि सारे K1 K2 K3 जो है जीरो है नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। अब इसका सॉल्यूशन बच्चे हमने निकाला हुआ है होमोजीनियस का, हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स लिखते हैं इसके अंदर, है ना। ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, कॉफिशिएंट वाली मैट्रिक्स। कॉफिशिएंट में क्या हो रहा है, 2 0 6 -1 1 -1, यहाँ पर आपका 4 2 16, है ना ये बात। तो ये मैंने मैट्रिक्स लिखी। अब इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो रैंक मुझे पता होनी चाहिए। अगर मेरे पास रैंक आ गई इसकी, अगर तो रैंक आ गई इसकी 3, है ना, क्योंकि 3 अननोन है तो 3 आ सकती है मैक्सिमम रैंक। अगर ये रैंक जो है आपकी 3 आ गई तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस क्या आएगा, जीरो सॉल्यूशन आ जाएगा। K1 K2 K3 की वैल्यू सबकी जीरो आ जाएगी। सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इसकी रैंक मेरे पास 2 आ गई, लेस देन 3 आ गई, तो जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बात करते हैं रैंक की। रैंक कैसे निकालते हैं आप, रैंक क्या आप निकालते हैं, पहले इसको रो एक्लिन फॉर्म में लाते हैं, यानी कि डायगोनल से नीचे आपने क्या करना है, इसको जीरोस बनानी है। तो इसको जीरो बनाना है तो ऑपरेशन लगाया मैंने R2, ठीक है। R2 को हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस R1, राइट। 2 से मल्टीप्लाई 0 बन गया, हाँ जी। R3 माइनस 2R1, ठीक है जी, ये 4 बन गया, 4 - 4 0। तो मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट रो एज इट इज, सो राइट इट एज इट इज 2 0 6। सेकेंड रो में क्या कर रहे हैं आप, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, सो इट इज 0। 2 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर रहे हैं, सो इट इज 2। 2 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर रहे हैं, सो 4। 4 - 4 इज 0, 2 - 0 इज 2। 16 माइनस क्या किया आपने, 2 से मल्टीप्लाई, 16 - 2 इज 4, राइट। तो अब आपको दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वाली रो जीरो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, R3 माइनस आप R2 लगा रहे हैं, मैं इसी वाली मैट्रिक्स में इसको क्या कर देती हूँ, जीरो बना देती हूँ। आप नेक्स्ट मैट्रिक्स लिखिएगा। तो अब आपके पास क्या हो रहा है बच्चे, डायगोनल एलिमेंट से नीचे आपकी जीरो बन चुकी है। बाय चांस क्या हुआ, ये वाली पूरी की पूरी रो आपकी जीरो रो आ गई। नॉन जीरो रो को आप काउंट कर रहे हैं 1 2। रैंक में हमने बात करी थी, जो रैंक ऑफ ए होगी वो क्या होगी, number of non-zero rows. Here number of non-zero rows are 2, so which is less than number of unknown, right, number of unknown. So system of equation, so here the system of equation has infinite many solution. infinite many solution का क्या मतलब है, not all KIs यानी कि KIs आर जीरो, सारे के सारे जीरो तो नहीं है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में। अगर सारे जीरो होते तो रैंक 3 आती है हमारे पास, है ना, नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आती। और आपने होमोजीनियस सिस्टम वाला अगर पार्ट किया है तो पूरा, तो सारे के सारे KIs यहाँ पर जीरो नहीं है। इट मीन्स हियर x1 x2 x3 द सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। नॉट ऑल KIs आर जीरो, सारे के सारे जीरो नहीं आए। Therefore set of vectors are linearly dependent, right। अब उसने कहा कि लीनियरली डिपेंडेंट है तो रिलेशन भी निकाल ले। तो रिलेशन पे आते हैं तो रो एक्लिन फॉर्म से आपने स्टार्ट करना है। जब आप रिलेशन निकालना है आपने तो रो एक्लिन फॉर्म से आपने स्टार्ट करना है, ध्यान देंगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मैं रब कर दूं सारा, ठीक है। रो एक्लिन फॉर्म आपकी ये आ रही है, ये आपकी रो एक्लिन फॉर्म बन रही है जी। 2 0 6 0 2 4 0 0 0 मल्टीप्लाई क्या होगा आपके पास, किससे मल्टीप्लाई, किसका सॉल्यूशन निकाल रहे थे आप, K1 K2 K3 इक्वल टू क्या हो रहा है 0 0 0, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास रिलेशन आएगा K1 K2 में। K1 K2 में जो रिलेशन आएगा उसको उठा के हम यहाँ रख देंगे, x1 x2 x3 में रिलेशन आ जाएगा। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × K1 2 × K2 प्लस, क्योंकि ये वाला तो जीरो मैट्रिक्स से नीचे से स्टार्ट करना होता है हमें, प्लस 4 × K3 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा रिलेशन बनेगा 2K1 प्लस 6K3
इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, K2 K1 की वैल्यू K3 में निकाल लेते हैं। तो हियर K2 इज इक्वल टू -2K3 एंड हियर K1 इज इक्वल टू -3K3। ठीक है जी। K1 K2 की वैल्यू बच्चे गिवन रिलेशन में रख दो। K1 K2 की वैल्यू यहाँ रख दो। K1 क्या है -3K3। फॉर द वैल्यूज ऑफ K1 एंड K2 इन इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम दे दो। -3K3 आ गया इंटू x1। ठीक है, प्लस K2 की वैल्यू है आपके पास -2K3 इंटू x2 प्लस K3x3 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए K3 कॉमन निकाल के उधर जाके 0 बन जाएगा। तो ये बना -3x1 -2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से रिलेशन क्या आया, x3 इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। तो ये रिलेशन आ गया इनके बीच में, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। इस तरह से आप रिलेशन निकालना है। यहाँ से मल्टीप्लाई करके किन्हीं भी दो की वैल्यू एक वेरिएबल में, एक कांस्टेंट में निकाल लो और वो उठा के यहाँ रख दो, ताकि एक जो है कॉमन हो जाए दोनों के बीच में इक्वल टू, क्योंकि 0 है तो वो कैंसिल आउट होके x1 x2 x3 ही बच जाए, बस K1 K2 K3 खत्म हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपने निकालना है लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट।